बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने कल लेक्चर डिस्कस किया था अबाउट कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर, ठीक है। जिस प्रोसेस को हमने नाम दिया था रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स का, जो कि रिवर्स प्रोसेस है किसका, वेक्टर एडिशन का, ठीक है। हम उसी को आज डिस्कस करते हैं। कल चूँकि कुछ पॉइंट्स हमारे रह गए थे फर्स्ट लेक्चर के, तो आज सेकंड लेक्चर जो है मैं डिलीवर कर रहा हूँ उसी आर्टिकल से मुतल्लिक। तो देखते हैं कि यहाँ पे क्या है। चैप्टर नंबर 2 है आपके पास वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम। वेक्टर्स को हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हमने वेक्टर्स टाइप्स और कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज अबाउट वेक्टर डिस्कस की हैं। लेकिन आज का जो आर्टिकल है वो है रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर, ठीक है। कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर के हवाले से कल मैंने काफ़ी डिटेल में लेक्चर दिया था, तो आज लेक्चर देंगे हम रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। इसकी डेफिनेशन मैंने कल भी बताई थी, लेकिन चूंकि आर्टिकल वही है तो मैं रिलेट कर दूंगा, रिवाइज करवा देता हूँ आपको। कहता है कि इन विच अ वेक्टर इज स्प्लिट इनटू टू मोर देन टू, ठीक है। टू और मोर देन टू आपके पास जो वेक्टर्स होते हैं उसमें स्प्लिट कर देना। जैसा कि कोई भी आपके पास, मैंने कल एग्जांपल दी थी, कोई भी एक एप्पल है, अगर आप एप्पल के पीसीस बना देते हैं, ठीक है, तो आप उन पीसीस को अगर फिजिकली नाम देना चाहें तो आप कंपोनेंट्स का नाम देते हैं। उसी तरह से मेरे पास एक वेक्टर है यहाँ पे ए। जब इस वेक्टर ए की पोजीशन में देखता हूँ, मैं देखता हूँ कि इसने अलोंग द एक्स एक्सिस कितना डिस्टेंस कवर किया है, किस डायरेक्शन में डिस्टेंस कवर किया है, इसने अलोंग द वाई एक्सिस कितना डिस्टेंस कवर किया है। अब दो कंपोनेंट्स बनते हुए नजर आ रहे हैं। एक कंपोनेंट जो कि अलोंग द एक्स एक्सिस होता है, इस कंपोनेंट को आप लोग नाम देते हैं कि ये कंपोनेंट है आपके पास एक्स कंपोनेंट। ये कौन सा कंपोनेंट है, एक्स कंपोनेंट, जो कि क्या है, अलोंग द एक्स एक्सिस है, और इसकी मैग्नीट्यूड होती है ए एक्स, और इसकी जो डायरेक्शन होती है वो यूनिट वेक्टर आई से रिप्रेजेंट किया जाता है। दूसरी तरफ है आपके पास ये वाला जो कंपोनेंट है, इस कंपोनेंट को आप नाम देते हैं कि ये आपके पास है वर्टिकल कंपोनेंट भी कहते हैं इसे आप, और इसे वाई कंपोनेंट का नाम भी देते हैं, वाई कंपोनेंट, ठीक है। ये दो कंपोनेंट्स हैं जो कि एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहे होते हैं, जिन्हें आप परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स भी कहते हैं, ठीक है। अब याद ये रखना है कि हमने कल डिस्कस किया था, हमारे पास 5 चीज़ें डिस्कस करने वाली हैं। सबसे पहली चीज़ है आपके पास वेक्टर फॉर्म क्या है। अब वेक्टर फॉर्म के मुतालिक हमने कल पॉइंट डिस्कस किए थे कि हेड टू टेल रूल के मुताबिक आपके पास जो रिजल्टेंट होता है, दो वेक्टर्स को जब आप ऐड करते हैं ग्राफिकली तो आपके पास रिजल्टेंट आता है, और जो कंपोनेंट्स होते हैं वो आपके पास आते हैं। अब यहाँ पे उन कंपोनेंट्स का जो सम है वो इक्वल होता है किसके बेटा, रिजल्टेंट के इक्वल होता है। तो जैसा कि हमारे पास अकॉर्डिंग टू डायग्राम क्या है, देखिएगा डायग्राम हमारे पास ये है वेक्टर। जिस वेक्टर के हमने कंपोनेंट डिस्कस किए हैं, एक एक्स कंपोनेंट था और एक वाई कंपोनेंट था। अब मैंने क्या किया है कि जो आपके पास वेक्टर था ओ से लेके पी तक वो लिख दिया है, जो आपके पास वेक्टर था ओ से लेके एम तक वो लिख दिया है, और जो आपका एम से लेके पी तक वेक्टर है। याद रखिएगा कि आपने टेल टू हेड की तरफ वेक्टर जाना है, एम पी। ये मैंने वेक्टर लिखा है एम पी, अगर मैं पी एम लिखता तो वेक्टर की डायरेक्शन क्या हो जानी थी, रिवर्स हो जानी थी, ठीक है। तो बहरहाल आपने यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देनी है। ओ एम आपके पास वेक्टर ए है, ठीक है। ओ एम आपके पास एक्स कंपोनेंट है, एम पी आपके पास वाई कंपोनेंट है, तो मैंने यहाँ पे एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट वेक्टर फॉर्म लिख दी है, ठीक है। अगर मैं वेक्टर फॉर्म को ओपन करके लिखता हूँ तो मेरे पास मैग्नीट्यूड और साथ में क्या आ जाती है, डायरेक्शन, जिसे आप यूनिट वेक्टर का नाम देते हैं, ठीक है, जिसे आप यूनिट वेक्टर का नाम देते हैं। इसी तरह से कल हमने वेक्टर फॉर्म को डिस्कस करने के बाद दूसरा पॉइंट डिस्कस किया था एक्स कंपोनेंट, कि अगर आप एक्स कंपोनेंट की मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आप एक्स कंपोनेंट की मैग्नीट्यूड कैसे कैलकुलेट करेंगे। उसके लिए मैंने आपको बताया था कि आपके पास एक फॉर्मूला यूटिलाइज किया जाएगा कि कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू बेस और हाइपोटेन्यूज। और मैंने आपको कल याद भी करवाया था, रिवाइज करवाया था, फिर रिवाइज करता चलता हूँ कि आपके पास राइट एंगल के अंदर, राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर जो ये चीज़ होती है नीचे,
एंगल के सामने जो एंगल आपका एंटी क्लॉकवाइज विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस बन रहा होता है, उस एंगल के सामने जो कंपोनेंट होता है, जो लाइन होती है, जो सेगमेंट होता है, उसे आप कहते हैं कि वो परपेंडिकुलर है। और जो परपेंडिकुलर से नीचे 90 का एंगल बना रहा होता है इसे आप बेस कह देते हैं। और जो इसके सामने है आपके पास, इसे आप क्या कह देते हैं कि ये हाइपोटेन्यूज है। तो ये 3 कंपोनेंट्स हमने डिस्कस किए थे। अब मैंने आपको बताया था कि cos थीटा इक्वल होता है, जो कि बेसिक 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपने डिस्कस की हुई है, जिसमें आपके पास cos थीटा होता है। cos थीटा इक्वल होती है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज के। तो यहाँ पे आप बेस की वैल्यू पुट करते हैं ax, क्योंकि मैग्नीट्यूड की बात करें तो आप मैग्नीट्यूड पुट करते हैं। तो हाइपोटेन्यूज पे आपके पास a है, उसकी मैग्नीट्यूड पुट करते हैं तो आपके पास x कंपोनेंट का एक फॉर्मूला ड्राइव हो जाता है, ax इज इक्वल टू a cos थीटा। अब यहाँ पे जो a है ये आपके पास मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a है, और ये जो एंगल है ये किन 2 चीज़ों के दरमियान एंगल बन रहा है, ये आपके पास ये वाला एंगल है, दैट इज मेड बिटवीन वेक्टर एंड एक्स कंपोनेंट। ये क्या है, एक्स कंपोनेंट और वेक्टर के दरमियान बन रहा है। क्योंकि हमने डिस्कस किया था कि जो 2 डायमेंशनल ग्राफ होता है, जिसे आप प्लेन भी कहते हैं, उसमें जो एंगल बनता है वो हमेशा किसके साथ बनता है, वो आपके पास पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज बनता है। ठीक है, सेम चीज जब आप ये फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, जब आप इस फॉर्मूले का यूटिलाइज करते हैं तो आपके पास y कंपोनेंट कैलकुलेट हो जाता है, a y इज इक्वल टू a साइन थीटा। उसके बाद हम आते हैं यहाँ पे कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a, जो हमारे पास वेक्टर a है, यहाँ पे देखिएगा, इस वेक्टर की अगर आप मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आप कैसे कैलकुलेट करते हैं। आपने एक थ्योरम डिस्कस किया हुआ जिसे आप पाइथागोरस थ्योरम भी कहते हैं। ठीक है, अब पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, आपके पास एक ऐसा थ्योरम होता है जिसमें आप हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, याद रखिएगा ये सिर्फ उस वक्त एप्लीकेबल होता है जब आपके पास क्या होती है, एक राइट एंगल ट्रायंगल होती है। जब राइट एंगल ट्रायंगल होती है तो आपके पास क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होता है, जो इस क्या होता है कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन आपके पास क्या है, आपके पास ये वेक्टर है जिसको मैंने क्या कहा था, ये हाइपोटेन्यूज है। इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड a हाइपोटेन्यूज की जगह पे आ जाएगी, और उसके बाद आपके पास जो बेस है y x कंपोनेंट है, और परपेंडिकुलर आपके पास क्या है, y कंपोनेंट है। तो मैंने सिंपल वैल्यूज अकॉर्डिंग टू डायग्राम यहाँ पे पुट कर दी है, हाइपोटेन्यूज की जगह a की मैग्नीट्यूड, बेस की जगह x कंपोनेंट की मैग्नीट्यूड, परपेंडिकुलर की जगह y कंपोनेंट की मैग्नीट्यूड। अब सब पे स्क्वायर था अकॉर्डिंग टू थ्योरम, तो मैंने सब पे स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखें कि स्क्वायर आपने कैसे खत्म करना है, तो स्क्वायर को खत्म करने का तरीकाकार आपको पता है कि आप बोथ साइड पे क्या ले लेते हैं, स्क्वायर रूट ले लेते हैं। यहाँ पे स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट होने के बाद a की मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला बन जाएगा जब आपके पास 2 कंपोनेंट्स क्या हैं, परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, उस वक्त ये फॉर्मूला आपके पास आएगा। ठीक है जी, उसके बाद है एंगल। एंगल को कैसे कैलकुलेट करना है, जो तीसरी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मैंने आपको बताई थी कि टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन परपेंडिकुलर की आपके पास क्या है, वाई कंपोनेंट। परपेंडिकुलर पे वाई कंपोनेंट है, बेस पे आपके पास क्या है, एक्स कंपोनेंट है। टेन याद रखिएगा, हमने ये डिस्कस किया हुआ है कि जब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एक जगह से दूसरी जगह जाती है विद आउट एंगल, तो तब आपके पास जाके क्या हो जाती है, इनवर्स हो जाती है। तो थीटा यहाँ पे क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स ए वाई ओवर ए एक्स। ठीक है, ये एंगल कैलकुलेट करने के लिए, जो एंगल जहाँ पे बन रहा है, इस एंगल को इस फॉर्मूला से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। एक क्वेश्चन आता है यहाँ से, कहता है कि एट व्हाट एंगल द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स कंपोनेंट एंड वाई कंपोनेंट इज इक्वल। किस एंगल पे, यहाँ पे किस एंगल पे आपके पास एक्स कंपोनेंट की मैग्नीट्यूड और वाई कंपोनेंट की मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। हम कैलकुलेट करते हैं, उसने जो कंडीशन दी है वो ये है कि x कंपोनेंट और y कंपोनेंट की क्या है, मैग्नीट्यूड इक्वल है। जब इक्वल मैग्नीट्यूड यहाँ पे इस फॉर्मूला में पुट करते हैं तो आपके पास हम लेट कर लेते हैं कि ax भी ay के इक्वल है, तो आपके पास ay से कैंसिल आउट होने के बाद 1 आएगा। टेन इनवर्स ऑफ 145 डिग्री आता है। ठीक है, आप इसे कैलकुलेटर पे भी कर सकते हैं, आपने जुबानी भी याद रखना है कि 1045 पे 1 की वैल्यू होती है, तो मीन्स डैट 10 इनवर्स ऑफ 45 क्या है आपके पास, 10 इनवर्स ऑफ 1 आपके पास 45 डिग्री की इक्वल हो जाएगा। ठीक है, एक आखिरी पॉइंट है कि आपने याद रखना है कि मैंने ये बात की है कि मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स एंड वाई कंपोनेंट, कभी भी x और y कंपोनेंट इक्वल नहीं हो सकते, सिर्फ मैग्नीट्यूड इक्वल हो सकती है। इसकी रीज़न ये है क्योंकि x कंपोनेंट की डायरेक्शन अलग होती है, y कंपोनेंट की डायरेक्शन अलग होती है, जो कि परपेंडिकुलर कभी भी इक्वल नहीं हो सकते। नेक्स्ट है कि एंगल बिटवीन
ए एक्स एंड ए वाई, हमें पता है कि ए एक्स और ए वाई जो कि एक्स और वाई कंपोनेंट के दरमियान एंगल कितना बनता है 90 डिग्री। मैंने आपको भी बताया था कि ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स होते हैं, तो दैट इज वाई इनके दरमियान जो एंगल है वो क्या होगा 90 डिग्री। नंबर ऑफ कंपोनेंट्स इन स्पेस, हमने प्लेन की बात की है तो 2 कंपोनेंट है, स्पेस की बात करते हैं तो कितने कंपोनेंट होते हैं 3 कंपोनेंट होते हैं, एक्स वाई और जेड, और उनके जो यूनिट वेक्टर होते हैं वो आई जे और के होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।